हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे दोबारा बैंकिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके बारे में। तो हमने वाणिज्य बैंक पढ़ लिया था, उसके बारे में उसके कार्य पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं सेंट्रल बैंक कि भाई केंद्रीय बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारा जो देश है उसको किस तरीके से ये उसकी मॉनेटरी सिस्टम को किस तरीके से ये हेल्प करता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है, हमारे देश के अंदर किस तरीके से ये सिस्टम लागू करता है। और जितने भी ये कॉमर्शियल बैंक है ये सारे इसके अंडर ही होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखेंगे सबसे पहले केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इस बैंक का कार्य अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को संभव बनाना होता है। यह बैंक देश के सभी प्रकार के नोट छापता है, सरकार के बैंक का कार्य करता है। यह बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करता है। भारत में रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम केंद्रीय बैंक है। यद्यपि संसार का पहला केंद्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था, परंतु वास्तव में केंद्रीय बैंक का आरंभ सन 1694 में केंद्रीय बैंक इंग्लैंड की स्थापना के बाद हुआ। यानी कि सबसे पहले 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी, उसको ही सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक मानते हैं। और यदि संसार का सबसे पहला केंद्रीय बैंक स्वीडन में खोला गया था, कब? 1668 में। लेकिन इसका जो विकास है, मतलब कि अच्छे से जो इसका विकास हुआ या मतलब कि अच्छे से जो कहा गया वो 1694 में इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो इसी के आधार पर अंग्रेजों ने भारत देश के अंदर भी अपना बैंक स्थापित किया था, सेंट्रल बैंक, जिसको हम आज आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब मैं समझाता हूँ आपको इसके बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में। देखो, ये देश का सर्वोच्च बैंक है जो संपूर्ण जितनी भी ये हमारे कॉमर्शियल बैंक है, चाहे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, मतलब कि जो भी हमारे देश के अंदर बैंक है उनको सबको कंट्रोल करता है आरबीआई। और आरबीआई उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उनको रूल बनाता है, उनके लिए नियम बनाता है, उसी के आधार पर वो कार्य करते हैं, ठीक है। इस बैंक का अल्पविकसित मतलब कि ये कह रहा है कि इस बैंक का कार्य अल्पविकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को संभव बनाना होता है। कहने का अर्थ है कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हम अब तो हम भी एक तरीके से अंडर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री मान लो। तो क्या था कि आरबीआई का बहुत मुख्य रोल था हमारे देश को विकसित मतलब कि डेवलपिंग कराने के अंदर, क्योंकि पहले देश के लिए मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, किस तरीके से काम करना है, आर्थिक विकास के कार्य करना है, कि हमें मतलब कि किस आधार पर बैंक मतलब आरबीआई किस रेट के ऊपर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मतलब कि ये जो बैंकों को आरबीआई लोन देता है। यानी कि ये जो कॉमर्शियल बैंक है ना, ये आरबीआई से लोन लेते हैं और उनको रेपो रेट करते हैं, और जो वो वापस देते हैं उस लोगों को, उनको रिवर्स रेपो रेट पे वापस देते हैं। तो ये मतलब कि एक आर्थिक विकास ही है, क्योंकि आरबीआई जब उनको रुपए देगा ही नहीं कॉमर्शियल बैंकों को, तो वो लोगों को कैसे रुपए प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो मतलब कि एक सेंट्रल बैंक करता है, मतलब कारण नहीं, बहुत सारे कार्य हैं जो सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। इसी प्रकार वो देश में नोट भी छापता है। आपको पता है नासिक के अंदर कारखाना है नोट छापने की है, वहाँ पे आरबीआई का पूरा कंट्रोल है, वो छापता है। अब ये तो है नहीं कि हम कितने भी रुपए छाप दें 1 मिनट के अंदर, सबको रुपए दे दें, सबके लिए 1 करोड़ रुपए छाप के सबको दे दें, देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर हो जाएगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से है कि और मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है, यानी कि वो देखता है कि कितने रुपए की जरूरत है, उतने रुपए ही वो छापता है। ये नहीं है कि बिना बेहिसाब दुनिया भर के रुपए छाप देता है, ठीक है। तो यही है, अंग्रेजों ने सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना भारत के अंदर 1 अप्रैल 1935 को की थी, जो कोलकाता में की गई थी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसकी परिभाषा। देखो, सैमुअलसन के अनुसार केंद्रीय बैंक का कार्य है, यह अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति, साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि एक तो मनी की पूर्ति करता है, यानी कि सप्लाई करता है किसकी? मनी की, और साथ साथ क्रेडिट की भी, ठीक है। क्रेडिट के ये उधार वगैरह हो गया, जो भी क्रेडिट है, ठीक है। जहाँ ठीक है, उसके बाद डीकॉक के शब्दों के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। मतलब कि मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के शिखर पे होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो उसके शिखर पे कौन होगा? आरबीआई होगा, सेंट्रल बैंक होगा, क्योंकि वही कंट्रोल करेगा सारे बैंकों को। तो ये परिभाषा ये कह रही है। तो संक्षेप में, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि देश की मौद्रिक व बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करती है। बिल्कुल, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और बैंकिंग रूल्स बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, उनके द्वारा ये हमारे कॉमर्शियल बैंक चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। आप देखेंगे कि सबसे पहले बैंक के कार्य। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। देखो, सबसे पहले तो भाई आप नॉर्मली अपनी आम भाषा के अंदर जो नोट जारी करता है, तो सबसे पहले भाई वर्तमान देखते हैं बुक में क्या क्या कहा गया है कि वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का अधिकार
एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त है। केंद्रीय बैंक द्वारा ही नोट, देश के सारे नोट छापे जाते हैं असीमित अवधि यानी कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर के रूप में घोषित होते हैं, यानी कि वो कितने भी नोट छाप दे सकते हैं कभी तक भी, ठीक है। तो इसी के हिसाब से डीकॉक के अनुसार उन्होंने भी यहाँ भी कुछ कहा है कि लगभग हर जगह नोट जारी करने का विशेष अधिकार केंद्रीय बैंक के उद्गम और विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, कि भाई जो भी नोट छापेगा ना वो सेंट्रल बैंक ही छापेगा, ये नहीं है कि कोई और बैंक छाप देगा, और उनको ये विशेष अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। उनके विशेष अधिकार प्राप्त होता है उनके जैसे ही बैंक बनाने के टाइम से, और उसके साथ साथ जब तक उसका विकास होता रहेगा तब तक। इसी वास्तव में 20वीं शताब्दी के आरंभ होने तक साधारणतः इन्हें निर्गमन बैंक कहा जाता था, यानी कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इन्हें क्या कहा जाता है, बैंक ऑफ इश्यू। अब देखेंगे ये बॉक्स में क्या दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि देश के केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एक अधिकार, बिल्कुल मोनोपोली है जी। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि मोनोपोली एक अधिकार है। एक अधिकार का मतलब है कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी संस्था या दूसरी कुछ भी सरकार कोई भी नोट नहीं छाप सकता, सिर्फ केंद्रीय बैंक ही को नोट छापने का एक अधिकार है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्यों है। ये निम्नलिखित लाभों के कारणों से प्राप्त है। केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त होने से मौद्रिक प्रणाली में समरूपता आती है, यानी कि समरूपता आएगी, यूनिफॉर्मेलिटी आ जाएगी, कि भाई बिल्कुल कि भाई सिर्फ पूरे की पूरी मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी प्रणाली सिर्फ केंद्रीय बैंक के हाथ में रहेगी, कोई और उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। इससे देश की मुद्रा में जनता का विश्वास सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि बैंक को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, कि भाई जो जनता है देश की, वो उनको एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ आरबीआई के द्वारा ही नोट छापे जा रहे हैं और उनको उसके द्वारा ही सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, तो आरबीआई का उनको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। ये कमर्शियल बैंक अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है देश में मुद्रा की पूर्ति पर एक केंद्रीय नियंत्रण संभव हो जाता है। बिल्कुल, कंट्रोल हो जाएगा पूरा का पूरा। नोट जारी करने के एक अधिकार द्वारा कागजी मुद्रा को आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाकर मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोच बनाई जा सकती है। बिल्कुल, अगर किसी एक बैंक के पास मुद्रा छापने का अधिकार होगा तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो देखेगा कि बाज़ार में डिमांड और सप्लाई किस तरीके से है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको नोट छापने की कागजी मुद्रा को घटा बढ़ा सकता है और उनमें लचीलापन ला सकता है, ठीक है। नोट जारी करना एक लाभदायक व्यवसाय है। नोट जारी करने का कार्य केंद्र बैंक के नियंत्रण में होने के कारण इससे प्राप्त लाभ को सरकारी कोष में जमा कराया जाता है। बिल्कुल, यह एक मतलब कि एक तरीके से प्रॉफिट वाला बैलेंस व्यवसाय है, बिजनेस है। नोट जारी करने का कार्य केंद्र बैंक के नियंत्रण में होने के कारण उसको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जिनको वो सरकारी रिजर्व में, गवर्नमेंट रिजर्व में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। इसके बाद देखेंगे सरकार का बैंक। बिल्कुल, इसे बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक भी कहा जाता है, यानी कि सरकार का बैंक है ये। इसके अंदर सरकार का ही अकाउंट होता है, ये नहीं है कि कोई भी नॉर्मल आदमी, आपने सुना है कभी कि किसी का आरबीआई में अकाउंट है, तो ये पूरा सरकार का ही बैंक है, क्योंकि उसका ही अकाउंट है, उसने ही बनाया हुआ है। तो केंद्रीय बैंक सभी देशों के सरकार के बैंकर, एजेंट व वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी बैंक के रूप में सरकारी विभागों के खाते रखता है, सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है, या सरकार के उसी प्रकार का कार्य करता है जिस प्रकार व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। केंद्रीय बैंक सरकारी कोष का भी ट्रांसफर करता है। यह सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों आदि का विक्रय करता है। देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते आर्थिक, वित्तीय, मौद्रिक विषयों पर समय समय पर सलाह देता है। बिल्कुल जी, देखो अब छोटी सी बात है, अगर सरकार को कल को कहीं पैसे भेजने हैं, या मतलब कि किसी स्टेट को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और उनको बजट के अनुसार उनको कुछ टेंडर के रुपए देने हैं, किसी कहीं कुछ योजना स्टार्ट करनी है, ग्रांट देनी है, तो अब ये तो है नहीं कि सरकार खुद जाके कैश ले जाके वहाँ रुपए देगी। क्या करेगी गवर्नमेंट? आरबीआई को बोलेगी, आरबीआई क्या करेगी, जो उस राज्य का अकाउंट होगा किसी भी कमर्शियल बैंक में या कहीं भी, वहाँ वो रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दूसरा, भाई सरकारी बैंक है तो वो मतलब कि सारे सरकारी खाते उसी बैंक में मिलेंगे, और वो मतलब कि सरकार को बताएगा टाइम टाइम के ऊपर कि भाई इस तरीके की पॉलिसी चल रही है, इस तरीके का क्रय विक्रय करना है। तो सरकार की बहुत सारी एसेट्स होती है, प्रतिभूतियाँ होती है, शेयर्स होते हैं, और भी बॉन्ड वगैरह होती है। सरकार जनता से लोन लेती है, या जो गवर्नमेंट पीएसयू यानी कि कंपनियाँ हैं वो प्रॉफिट कमाती है, वो भी यहीं जमा कराती है। मतलब कि बहुत सारा वो प्रोसेस है जो सरकार मतलब आरबीआई सरकार को टाइम टाइम पे उनका कार्य करती है, तो इसी तरीके से उनकी सहायता करती है, ठीक है। इसके बाद है उनका बैंकों का बैंक। बिल्कुल जी, ये बैंकों का बैंक ही है, क्योंकि क्या करते हैं लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लोग बाग, सॉरी मैंने गलत बोल गया, ये कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये आरबीआई से पैसा वापस लेते हैं।
लेकिन जब इनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो ये उल्टा आरबीआई के वहाँ पे रुपए जमा करा देते हैं और वहाँ उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं इसके अंदर। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के लगभग वही संबंध होता है जो साधारण बैंक का ग्राहकों के साथ होता है। बिल्कुल जायज़ बात है ये। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर उसके धन की अदायगी कर सके। व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोष को दो प्रकार से रखते हैं। प्रथम अपने पास नकद कोष के रूप में, दूसरे केंद्रीय के जमा करा देते हैं। ये केंद्रीय बैंक के पास रखे कोष को भी नकद कोष मानते हैं। ठीक है, तो वही सीधी सीधी बात है कि मैंने आपको बताया था CR, करंट रिजर्व रेशियो। तो यानी कि जो भी रुपए बच जाता है कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रख लेता है, बाकी हिस्सा वो उस आरबीआई के पास जमा करा देता है। ये भी एक नकद कोष है, उनको कभी भी वापस मांग सकते हैं। अब ये देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या दिया हुआ है। केंद्रीय बैंक के पास केंद्रीकृत नकद कोषों का क्या महत्व है। देखो, वाणिज्य बैंक छोटे नकद कोषों द्वारा निर्वाह कर सकते हैं। बिल्कुल, संकट के समय बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक को देश की बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करने का अवसर प्राप्त होता है। देखो, वाणिज्य बैंक छोटे छोटे नकद कोषों पर निर्वाह कर सकते हैं, यानी कि अगर कमर्शियल बैंक के पास थोड़े पैसे होंगे, छोटे छोटे कोष होंगे, तो भी वो वहाँ अपना काम चला लेगा। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या है कि भाई जब भी देश के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे या कुछ वित्तीय संकट आएगा तो वो बैंक को सहायता प्रदान कर देगा। या बैंक का किसी बैंक का बिजनेस खराब हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको कि कहीं लोन दिया था वो रिटर्न नहीं हो रहा, तो भी आरबीआई उनकी सहायता करता है। ठीक है, और यह मतलब कि पूरी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई बैंकों का निरीक्षण। देखो, बैंकों का निरीक्षण होने के कारण टाइम टाइम पे क्या करता है बैंक बैंक उनके रजिस्टर्ड लेजर, जो भी उनके बैलेंस शीट वगैरह जो भी चीज़ें हैं अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें वो बैंक उनको अपने पास मंगा लेता है आरबीआई, और उनको निरीक्षण करता है उनके खातों की कि भाई ये खाते सही है या नहीं है, कुछ डाटा मैनिपुलेट तो नहीं किया गया है, या और कुछ भी बहुत सारे कार्य होते हैं जैसे लाइसेंस जारी करना। भाई बैंक, अगर ये तो है नहीं कि हर कोई आदमी बैंक खोल के बैठ जाए, पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। देश विदेश के विभिन्न भागों विदेशों में व्यापारिक बैंकों की शाखा खुलवाकर उनका विस्तार करना। अब ये तो है नहीं कि एक जगह बैंक खोल दिया सब, अब धीरे धीरे हर कहीं पे बैंक खुलवाना है, चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेश में भी शाखा हो सकती है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों का विलय तथा बैंकों का परिसमापन, यानी कि कई बार क्या होता है कुछ बैंकों का बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो एक दो बैंकों को आपस में मिला दिया जाता है। आपको पता है जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है फिलहाल टाइम, बहुत सारे बैंक आपस में जुड़ गए हैं, पहले अलग अलग थे, जैसे पीएनबी के अंदर अभी भी बहुत सारे बैंक जुड़े हैं। तो इसी तरीके से बैंक टाइम टाइम पर निरीक्षण करता है, देखता है किस कौन सा बैंक कितना बिजनेस कर रहा है, कौन लॉस में जा रहा है। अगर लॉस में जा रहा है तो बैंकों को आपस में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अंतिम ऋणदाता। ठीक है, यानी कि ये लास्ट ऋणदाता है, यानी कि देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्र में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है जब भी किसी व्यापारी बैंक को इसे ऋण प्राप्त नहीं होता है तो वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है। केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण दे देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करता है। बिल्कुल आया समझ में। यानी कि जब किसी व्यापारिक बैंक को पैसा नहीं मिल रहा होता, लोन नहीं मिल रहा होता है, तो क्या करता है केंद्रीय बैंक के पास जाता है, वहाँ पे अपने सिक्योरिटी के रूप में कुछ जमा करवाता है और वहाँ पे जाके उसको ऋण मिल जाता है। अब देखो, देश के विदेशी मुद्रा कोषों को संरक्षण, बिल्कुल जो बाहर देशों से हमें डॉलर के रूप में, यूरो के रूप में या कुछ भी अन्य करेंसी हमें प्राप्त होती है, उनका संरक्षण कौन करता है, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आरबीआई ही करता है। ठीक है, इसके बाद है हाउसिंग फंक्शन, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। देखिए, केंद्रीय बैंक समाशोध्य गृह का कार्य करता है। इसका अर्थ है केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों का हिसाब किताब भी देखता है। हर एक बैंक को केंद्रीय बैंक में खाता खुला होता है, उसके पास चेक आते हैं, उनका भुगतान केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। वही वाली बात है इसके अंदर भी कि वो क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन होता है कि हर बैंक का एक अकाउंट होता है आरबीआई के अंदर, उसके अंदर उसके सारे चेक वैक, उसकी सारी बुक्स वगैरह आती है, उनके अंदर वो चेक करता है कि कितने रुपए आते हैं, कितने चले गए, कहाँ नहीं गए, किस तरीके से आएंगे नहीं जाएंगे, ये सारे काम आरबीआई के हैं। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख मुद्रा का नियंत्रण। वास्तव में केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। साख नियंत्रण से अभिप्राय है साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार कमी या वृद्धि करने से है। यानी कि जो भी मॉनेटरी आवश्यकता है, मॉनेटरी मतलब मुद्रा की आवश्यकता है, उसको डिमांड के अनुसार कि कितनी कमी मतलब कि ज़्यादा करनी है या कम करनी है। ये नहीं है कि कितनी भी पैसे दिए जाओ, प्रसार करे जाओ। तो साख मुद्रा की आवश्यकता से अधिक प्रसार होने पर मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल, जब ज़्यादा पैसा हम लोन के रूप में प्रोवाइड करने लग जाएंगे लोगों को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, कम होने पर मंदी आ जाएगी। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक एक निश्चित सीमाओं के अंदर यह प्रयास करता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख मुद्रा का उचित नियंत्रण करने के लिए देश सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाई जा सके, उत्पादन में रोजगार में वृद्धि की जा सके। यानी कि ना तो ज़्यादा रुपए लोन के रूप में बैंक लोगों को दे सके, ना उन आवश्यकता से कम दे सके। यानी कि कंट्रोल करके रखता है, एक समन्वय या एक संतुलन बना के रखता है जिससे उत्पादन में रोजगार दोनों में वृद्धि हो सके, ज़्यादा ना तो महंगाई बढ़े और ना मंदी आए। ठीक है, इसके बाद है डेटा इकट्ठा करना।
बिल्कुल, आरबीआई बहुत सारे डेटा इकट्ठा करता है और टाइम टाइम पे उनको प्रकाशित करता रहता है और बताते रहता है कि देश में बैंकिंग सिस्टम क्या हाल है, मुद्रा विदेशी विनिमय संबंधी आंकड़े किस तरीके से जा रहे हैं, देश में जो हमारी करेंसी है वो अदर कंट्री की करेंसी से किस तरह रिलेट कर रही है, डॉलर से किस तरह रिलेट कर रही है। देश में आर्थिक योजना बनाने के लिए भी ये आंकड़े बहुत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का तुलना अध्ययन करके इन आंकड़ों को बहुत आसानी से किया जाता है। यानी कि किसी देश के साथ अगर हमें अपनी तुलना करनी है तो हम इन डेटा के इकट्ठा करके वहाँ उस देश से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके और भी कार्य हैं, अन्य कार्य जैसे कृषि वित्त, एग्रीकल्चर क्रेडिट। बिल्कुल, भारत में रिजर्व बैंक कृषि विकास के लिए साख सुविधा की व्यवस्था करता है। आपने देखा होगा केसीसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन है। यहाँ पर भारत देश का प्रतिनिधित्व आरबीआई ही करता है। मुद्रा व बिल बाजार, मनी मार्केट व बिल मार्केट, केंद्रीय मुद्रा व बिल बाजार संगठित करने का कार्य भी यही करता है। फटे पुराने नोट वापस लेना, कई बार क्या होता है, लोगों बैंकों के पास या फटे पुराने नोट आ जाते हैं और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनको बैंक वापस ले लेता है, उनकी जगह उन्हीं नंबरों के नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसका एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, फिर कभी बताएंगे। तो इनको क्या है, संक्षेप में कहा गया है कि बैंक कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। केंद्रीय बैंक, नोट जारी करना, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, अंतिम ऋणदाता, साख का नियंत्रण इत्यादि। इसका किसी देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अगर देश आर्थिक विकास करना है किसी देश को तो वहाँ पर सेंट्रल बैंक का होना बहुत आवश्यक है, वरना वहाँ की जनता और बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और जिससे एक इंटरनेशनल लेवल पर उस देश की बहुत बदनामी होगी, या मतलब कि वो उभर नहीं पाएगा, आर्थिक आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति अथवा अर्थव्यवस्था में साख को प्रभाव को कैसे नियंत्रण करता है। अगर आपने मेरी ये तीनों वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर दोगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे। देखो, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण, इसके देखो दो, मतलब कि साख नियंत्रण से देश की केंद्रीय बैंक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साख के संकुचन और साख के विस्तार का नियंत्रण करता है। एक देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति व साख नियंत्रण नीति के उपकरणों को 2 भागों में बांटता है। यानी कि देखो, साख मैंने बताया था ना, साख का मतलब क्रेडिट, यानी कि लोन प्रोवाइड करना। तो कभी या तो मतलब कि क्या करता है केंद्रीय बैंक, कंट्रोल कर देता है कि भाई तुम इतने रुपए से ज़्यादा बैंक देश के लोगों को लोन नहीं दोगे, या फिर इतने रुपए से ज़्यादा तुम्हें लोन बांटने हैं, तुम लोगों को लोन प्रोवाइड करवाओ, अच्छे से लोन प्रोवाइड करवाओ। तो ये है कि वो देखता है कि देश में मतलब कि अगर इन मंदी आ रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाएगा ताकि मेंटेन की जा सके, और अगर महंगाई है तो कम लोन प्रोवाइड करवाएगा जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए। और इसके लिए मतलब कि मौद्रिक नीति या साख नीति के उपकरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है मात्रात्मक उपकरण, एक गुणात्मक उपकरण। आप देखेंगे मात्रा यानी कि क्वांटिटिव। तो देखो, मौद्रिक नीति के क्वांटिटिव उपकरण, तो इससे क्या है कि मुद्रा की पूर्ति व साख को प्रभावित किया जाता है एक अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले बैंक रेट, बिल्कुल भाई बिल्कुल जायज़ बात है। बैंक रेट, बैंक दर ब्याज वह न्यूनतम है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यवसायी बैंक को ऋण देने के लिए तैयार होता है। अब सुनो मेरी बात, अब आरबीआई किसको लोन दे रहा है, व्यापारिक बैंकों को लोन दे रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर वो रेट नॉर्मल रेट होगा, जैसे मान लो 5%, 4%, सॉरी 4% के हिसाब से आरबीआई किसको लोन दे रहा है, व्यापारिक बैंकों को दे रहा है, तो बैंक क्या करेंगे, उस पर 1% या 1.5% या 2% बढ़ा के हम लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर वो 4% के हिसाब से दे रहा है तो हम 5-6% पे आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरबीआई ही व्यावसायिक बैंकों को 7-8% पे देगा और वो हमें 10-11% पे देगा तो कोई लोन लेगा, कोई नहीं लेगा, क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए बैंक करने पर व्यापारिक बैंकों द्वारा उधारकर्ता से लिए जाने वाले ब्याज की दर कम हो जाती है और ऋण सस्ता हो जाता है। इसके फलस्वरूप साख की मांग बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति के समय साख का संकुचन जरूरी होता है, तब बैंक महंगी साख नीति अपना लेता है। मैंने बताया ना अभी आपको कि अगर इन्फ्लेशन है तो वो क्या करेगा, ऊँची रेट से बैंकों को लोन प्रोवाइड कराएगा, फिर वो हमें उचित दर से कराएगा। अगर मंदी है तो कम रेट से करवाएंगे तो हमें भी कम वो होगा। तो ये सारी चीज़ें चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं। तो ठीक है, तो बिल्कुल आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद है बैंक दर नीति की सफलता तत्वों पर निर्भर करती है। सही बात है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं उनके कारण ही ये इन पे निर्भर करती है, वरना अगर ये ना हो तो नहीं होगा। देखो, ऋणों के लिए व्यापारिक बैंकों की केंद्रीयता की निर्भरता, वो केंद्रीय बैंकों पर निर्भरता की मात्रा। बिल्कुल, अगर व्यापारिक बैंकों को कमर्शियल सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, ये कमर्शियल बैंक कहाँ से पैसा लेके आएंगे, सेंट्रल बैंक से ही लेके आएंगे। तो ये उन पर निर्भर करते हैं। दूसरा, व्यापारिक बैंकों की केंद्रीय बैंक से फंड की मांग की संवेदनशीलता की मात्रा। बिल्कुल, अगर क्या है कि बाजार की दशाओं को देखते हुए व्यापारिक बैंक दर में छोटी सी वृद्धि या कमी करके प्रति संवेदनशील नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक दर की नीति को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यानी कि अगर वो एक छोटी सी
वृद्धि या कमी से संवेदनशील नहीं है ना, तो वहाँ पे उनको तरक्की नहीं मिल सकती है, वो उनको होना चाहिए संवेदनशील। दूसरा, मुद्रा बाजार में ब्याज दर का ढांचा। सही बात है। देखो, मनी मार्केट में यदि बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अपनी ब्याज दर में उसी प्रकार परिवर्तन कर दे जैसा केंद्रीय बैंक बैंकों से करता है, तो बैंक दर की नीति सफल नहीं हो पाई। बिल्कुल राइट बात है। देखोगे आप, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे जो लोगों को पैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे साहूकार हो गए, बहुत बड़े बड़े, मतलब कि ये मुनीम हो गए, बहुत मतलब कि लोकल, मतलब कि गैर संस्था है ये। अगर ये हमें बैंकों के हिसाब से ही पैसा देने लग जाए, जैसे मान लीजिए अभी तो आपको पता ही है, 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा हमारे गाँव में या शहरों में इस तरीके से ब्याज चलता है, लेकिन बैंक हमारा एनुअली लेता है और वो परसेंट पे लेता है, 6%, 10%। तो बैंक के रुपए हमारे उन रुपए से सस्ते पड़ते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि बैंकों से ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। अगर ये ही रुपए अगर वो लोग भी इन ब्याजों पे देने लग जाए, तो कोई बैंक के पास लोन लेने जाएगा? कितने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं वो, तरह तरह के सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत सारे वो कार्य करवाते हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग तरीके से होती है और इनका होना भी आवश्यक है, तो ये ज़रूरी है। तो ब्याज दर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इसके अंदर। दूसरा है बाजार में फंड की पूर्ति। बैंक दर की नीति तब भी सफल नहीं होगी यदि बैंकिंग साधनों की अपेक्षा गैर बैंकिंग फंड्स के साधन अधिक महत्व रखते हैं। सही बात है। अगर बैंकिंग चीज़ें हमें सफल करनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देश के अंदर जो मतलब कि जो पूर्ति हो रही है, अगर वो अन्य गैर साधन कर रहे हैं, तो भी उनकी नीतियाँ सफल नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद है ओपन मार्केट, OMO, खुले बाजार की क्रिया। देखो, खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय है केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का खुले बाजार में बेचना व खरीदना। यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करता है कि ओपन मार्केट खोल देता है। उसके अंदर क्या करेगा, उसके अंदर वो अपनी जो भी प्रतिभूतियाँ हैं उनको बेचेगा, खरीदेगा। डॉलर है, डॉलर को मार्केट में बेच देगा। बॉन्ड है, बॉन्ड खरीद लेगा, लोगों से ऋण ले लेगा, या फिर एक उसके पास जितनी भी PSU है, कंपनियां हैं, उनको बेच देगा। तो देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। प्रतिभूति जैसे राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट NSC से बेचने से केंद्रीय बैंक में मौजूद नगद कोषों को अपनी ओर खींच लेता है। बिल्कुल, अगर एक सर्टिफिकेट होता है बचत सर्टिफिकेट NSC, तो लोगों के लिए प्रोवाइड कर देता है। तो जो बाजार में या मार्केट में जो भी लोगों की बचत होती है ना, वो सर्टिफिकेट उन लोगों को दे देता है और उनके बदले में एक निश्चित रूप से ब्याज देगा और बाकी उनको अपने पास, उनके जितने भी कोष है अपने पास ले लेता है। ये नकद शेष उच्च बलयुक्त मुद्रा होती है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं। अतः खुले बाजार की क्रिया OMO द्वारा नकद कोषों में वृद्धि की जाती है, तो साख का प्रवाह कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। यदि नकद कोष में कमी होती है तो साख कई गुना कम हो जाएगी। बिल्कुल, वो क्या करते हैं, वहाँ लोगों से जिनके पास बचत है वो ले लेते हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनको ब्याज प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अगर कोष में वृद्धि होगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके पास ज़्यादा ब्याज आएगा, मार्केट भी अच्छी चलेगी। और अगर उनकी नकद कोष में कमी हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा और उनके साख प्रवाह रुक जाएगी। ठीक है। ये भी बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे प्रतिभूतियों के बाजार में पाए जाना, मतलब कि बहुत सारी ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जो खुले बाजार में वैसे पाई जा रही है, उनकी मतलब कि अभाव में सफल होना संदेह होता है। तो क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है सब RBI की खरीदे, कई लोग ऐसे हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, तो लोग वहाँ से भी करते हैं। इसके बाद बैंकों के पास कोष, यदि व्यापारिक बैंक के पास काफ़ी अधिक कोष स्वयं रखना चाहते हैं तो प्रतिभूतियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अमेरिका विकसित देशों में ऐसा ही होता है, जिसके कारण खुले बाजार की क्रिया वहाँ सफल नहीं हो पाती। तो जैसे कि आपको पता ही है क्या हो रहा है कि व्यापारिक बैंक अगर अपने पास जो CRR है, मतलब कि रिजर्व है, वो अगर 10% से बढ़ाकर 50-60% रख ले, तो उन्हें खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो RBI से पैसे ही नहीं लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, मतलब कि ये अमेरिका में पाई जाती है ऐसी सिस्टम। इसके बाद है CRR। देखो, मैंने आपको बताया था CRR, इसका अर्थ है कि बैंक की कुल जमा का वह न्यूनतम अनुपात है जो केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। मैंने आपको बताया था 10% अपने पास रख लेंगे, बाकी वो उसके पास जमा करवा देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा SLR, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये है ना इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों को अच्छे से पढ़ना। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। देखो, प्रत्येक बैंक को जो उनके एसेट्स हैं उनको एक निश्चित प्रतिशत में अपने पास नगद रूप में, यानी कि नगद रूप में रखना पड़ेगा, मतलब इतने रुपए तो आपको रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। या तरल संपत्ति के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। बाजार में साख के प्रवाह को कम करने के लिए केंद्र बैंक तरलता अनुपात को बढ़ा देता है। सही बात है। ठीक है। यदि केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह तरलता अनुपात को घटा देगा।
देखो अगर क्या होता है लिक्विडिटी को, मतलब लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तरलता का मतलब है नगद कोष। तो क्या कहेगा केंद्रीय बैंक, वो बाजार में है ना उसके अनुपात को बढ़ा देता है, और उससे क्या होगा, बैंक का साख का विस्तार हो जाता है, और जब वह तरलता को कम कर देता है तो उसका कम हो जाता है। तो इसे CRR और SLR की सफलता पर निर्भर करती है। व्यापारिक बैंकों के पास अपने पास कितनी मात्रा में एक्सेस कैश रिजर्व पड़ी हुई है। यदि व्यापारिक बैंकों के पास आधिक्य नगद निधि बड़ी मात्रा में मौजूद है तो CRR और SLR दोनों अर्थहीन हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर बैंक अपने पास ज़्यादा रिजर्व रेशियो रखता है तो जो CLR है और SLR है इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। एक दो पॉइंट हो रहे हैं, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से, अगर ना आए तो आप मुझे बताना, आगे मैं कमेंट में मैं वीडियो बना दूंगा इनकी। धन्यवाद।